अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इमरान अजीज और आज हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस एंड मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये डाइवर्जेंस की इक्वेशन देखी है। हमने ये कहा कि ये गाजीज लॉ है, बेसिकली क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज इनके फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये पार्शियल डी एक्स बाई पार्शियल एक्स पार्शियल डी वाई बाई पार्शियल वाई पार्शियल डी जी बाई पार्शियल जी मल्टीप्लाइड बाई द डिफरेंशियल वॉल्यूम। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है ये इक्वेशन देखी थी और इसमें अगर हम ये देखें तो इस इक्वेशन को अप्रॉक्सीमेशन से खत्म करके हम इसको मजीद एक्यूरेट बना सकते हैं, मजीद करेक्ट कर सकते हैं अगर ये डेल्टा वी अप्रोच टू जीरो करे। क्योंकि हमने जो अजम्पशंस की थी, इसमें हमने दो अजम्पशंस की थी जब हमने ये इक्वेशन जब डिराइव की थी। तो एक एग्जम्पशन हमने ये की थी कि जो डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट हमने लिया है जो जो बेसिकली ये था कि हमने एक कोई रैंडम सरफेस ली थी जिसमें कोई सिमेट्री मौजूद नहीं है, ये क्लोज सरफेस है, ये उसका एक क्रॉस सेक्शन है। तो इसके ऊपर गाजीज लॉ अप्लाई करने का हमने कहा था कि तरीका ये हो सकता है कि इस क्लोज सरफेस को बेशुमार हम डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दें। तो इस केस में हमने क्यूब जो डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट्स लिए थे, तो ये अगर आप इसको एक क्यूब की तरह से देखें तो इसको बेशुमार क्यूब्स की तरह हमने इसको डिवाइड कर दिया था। और फिर हमने कहा था कि एक क्यूब इनमें से लेके तो एक क्यूब के ऊपर हमने गाजीज लॉ अप्लाई किया। जब एक क्यूब के ऊपर गाजीज लॉ अप्लाई किया तो ये इक्वेशन हमारे पास आई थी, पार्शियल डी एक्स बाई पार्शियल एक्स पार्शियल डी वाई बाई पार्शियल वाई पार्शियल डी जी बाई पार्शियल जी इंटू डेल्टा वी इनके वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब या पैरेललोपिड। तो और यहाँ पे हमने असम्पशंस ये की थी कि जो ये पैरेललोपिड है इसकी सरफेस के ऊपर फ्लक्स डेंसिटी जो है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे, ये असम्पशन हमने की। और फिर दूसरी असम्पशन ये की कि डी के अंदर जो कुछ स्मॉल वेरिएशंस हैं उनको हम फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द टेलर सीरीज की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट कर सके। तो इनकी वजह से हम यहाँ पे इक्वल का साइन यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, बल्कि हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू या वैल्यू अप्रोचेस टू ये साइन हमने यूज किया। और लेकिन अगर हम ये जो डिफरेंशियल वॉल्यूम है ये वॉल्यूम बिल्कुल श्रिंक टू जीरो हो जाता है, ये जो पैरेललोपिड है इसका वॉल्यूम बिल्कुल श्रिंक टू जीरो हो जाता है, तो ये जो अप्रॉक्सीमेशंस हैं ये खत्म हो जाती हैं और हम हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट हो जाएगा। और ये अजम्पशंस हमें लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस केस में डी जो है वो कांस्टेंट रहेगी उस सरफेस के ऊपर, क्योंकि वो ऐसी सरफेस है कि वो एक ऐसा वॉल्यूम बन जाएगा, एक ऐसा डिफरेंशियल वॉल्यूम बन जाएगा जो बिल्कुल अप्रोच टू जीरो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी सारी सरफेस के ऊपर डी की वैल्यू कांस्टेंट भी रहेगी और अगर कुछ वेरिएशन हैं तो उनको पहली दो टर्म्स की मदद से जो है वो टेलर सीरीज की जो पहली दो टर्म्स हैं, लीनियर जो टर्म्स हैं, उनकी मदद से उसको जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह अगर डी की वैल्यू जो जब हम मूव कर रहे होते हैं, जब डी की वैल्यू चूंकि डिस्टेंस के साथ चेंज होगी तो वो जो चेंज है डी के अंदर उसको पहली दो टर्म जो है वो उसकी मदद से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे डेल्टा वी को बेसिकली हम अप्रोच टू जीरो करेंगे। व्हेन डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो तो डेल्टा वी को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, डी इंटीग्रल डी डॉट डी एस, और इसके साथ जो है वो यहाँ पे जाके डिवाइड कर दिया। और व्हेन डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो तो हमें पता है क्योंकि ये जो न्यूमरेटर है ये क्यू के बराबर होता है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, और क्यू ओवर डेल्टा वी व्हेन डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। ये अगर आप प्रीवियस लेक्चर सुनेंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये हमारे पास जो बेसिकली हमने क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी डी वी जो था वो बेसिकली ऐसे ही हमारे पास आया था कि हमने कहा था कि डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वी व्हेन डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो। तो ये हमारे पास जो है ये रो वी के बराबर था। व्हेन डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो तो ये डी क्यू बाई डी वी हमारे पास आया था विच इज इक्वल टू रो वी एंड डी क्यू विल बी इक्वल टू वॉल्यूम डी क्यू विल बी इक्वल टू रो वी डी वी, और दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं तो क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी डी वी, ये हमारे पास आ जाता है। तो क्यू को ये बेसिकली क्यू जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी डी वी के बराबर है। ये इसको दूसरी तरह से लिखें तो हम रो वी लिख सकते हैं कि रो वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वी व्हेन डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है ये चीज हमने ये रिलेशन जो है पहले देखा हुआ है। अब
ये जो चीज है, अब ये जो इक्वेशन है, ये जरूरी नहीं है कि ये इसमें हमने ये डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट जो लिया डेल्टा वी, ये जरूरी नहीं है कि ये चीज सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए हो, बल्कि किसी भी वेक्टर फील्ड के ऊपर जो है वो ये इक्वेशन जो है वो अप्लाई होती है। जो लेफ्ट दो टर्म्स है हमारे पास, एक ये चीज और दूसरी ये चीज। ये जो चीज है ये तो हमारे ये मखसूस है चार्ज के लिए और चार्ज डेंसिटी के लिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए। लेकिन ये जो लेफ्ट साइड पे ये जो दो टर्म्स है हमारे पास, ये जो लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन है, ये किसी भी वेक्टर फील्ड के ऊपर एप्लीकेबल है। और किसी भी वेक्टर फील्ड को जब हम डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर उसको गाउस लॉ अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आएंगी। तो यहाँ पे यही चीज की जा रही है कि द मेथड ऑफ प्रीवियस सेक्शन कुड हैव बीन यूज्ड ऑन एनी वेक्टर ए एंड फाइंड a dot ds where a is the flux density, vector flux density of that specific vector for a small closed surface। और अगर हम d की जगह a यूज करें तो यहाँ पे हमारे पास ax ay az आ जाएगा और यहाँ पे a dot ds आ जाएगा। where a could represent velocity, temperature gradient, force or any other vector field। a का वेक्टर होना जो है वो जरूरी है, कि वेक्टर फील्ड होना जरूरी है। अब ये कि ये जो हमारे पास ऑपरेशन है, यानी कि ए फील्ड के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जी, ये ऑपरेशन लास्ट सेंचुरी के अंदर ये इतना ज्यादा अपीयर हुआ फिजिकल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर कि इसको एक नाम दे दिया गया, डाइवर्जेंस का नाम इसको दे दिया गया। और डाइवर्जेंस जो है वो किसी भी वेक्टर फील्ड की उसको डिफाइन किया जा सकता है। डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू डिव ए इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास टर्म है, लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस ओवर डेल्टा वी। और ये तो इसकी का मैथमेटिकल रिलेशन आ गया, ये वही रिलेशन है। अगर हम इसको वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना चाहें डाइवर्जेंस को, तो इसको यूं एक्सप्लेन किया जा सकता है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फ्लक्स डेंसिटी ए इज ए वेक्टर फ्लक्स डेंसिटी, ये है फ्लक्स डेंसिटी ही। लेकिन इन जनरल ये कोई भी किसी भी वेक्टर की फ्लक्स डेंसिटी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हो, किसी भी वेक्टर की फ्लक्स डेंसिटी हो सकती है, किसी वेक्टर फील्ड की फ्लक्स डेंसिटी हो सकती है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए विल बी इक्वल टू, ये जो ऊपर चीज लिखी हुई है ये हमें पता है, फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस या आउटफ्लो ऑफ फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज सरफेस होता है। क्योंकि गाउस लॉ का हमें पता है कि ये क्यू इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस इसके बराबर है। तो ये डी चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, जो कि होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और ये डी एस जो वो एरिया होता है, तो एरिया एरिया से कट जाता है, तो आउटफ्लो ऑफ फ्लक्स फ्रॉम ए स्मॉल क्लोज सरफेस। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है आउटफ्लो ऑफ द फ्लक्स है, ये चीज जो है आउटफ्लो ऑफ फ्लक्स फ्रॉम ए स्मॉल क्लोज सरफेस। आउटफ्लो ऑफ फ्लक्स फ्रॉम स्मॉल क्लोज सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम, जब डेल्टा वी से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन वॉल्यूम श्रिंक्स टू जीरो। यही चीज लिखी हुई है, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज द आउटफ्लो ऑफ फ्लक्स फ्रॉम ए स्मॉल क्लोज सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम एज द वॉल्यूम श्रिंक्स टू जीरो। तो इसको इन जनरल आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डाइवर्जेंस बेसिकली कन्वर्जेंस का उलट होती है। तो कन्वर्जेंस वो होती है कि जिसमें किसी सोर्स से कोई वेक्टर जो है वो आउटवर्ड जा रहे हो, तो उसको अगर कहीं से वेक्टर जो है वो एक जगह पे आके इकट्ठे हुए हो तो उसको कन्वर्जेंस का नाम दिया जाता है। लेकिन अगर किसी पॉइंट से वेक्टर जो है बाहर की तरफ जा रहे हो तो उसे डाइवर्जेंस का नाम दिया जाता है। तो आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि आउटफ्लो ऑफ द फ्लक्स जो है वो डाइवर्जेंस कहलाती है। तो ये बेसिकली आउटफ्लो ऑफ द फ्लक्स है जो कि डाइवर्जेंस कहलाता है। तो साथ उसके दो अजाफी टर्म्स हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में वॉल्यूम श्रिंक्स टू जीरो। लेकिन आप आसानी के लिए ये याद रख सकते हैं कि डाइवर्जेंस बेसिकली आउटफ्लो ऑफ द फ्लक्स को डाइवर्जेंस का नाम दिया जाता है। और डाइवर्जेंस ऑफ डी जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की डाइवर्जेंस, ये इसके बराबर होती है पार्शियल डी एक्स बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल डी वाई बाय पार्शियल वाई एंड पार्शियल डी जी बाय पार्शियल जी। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर कोई यूनिट वेक्टर जो है ये मौजूद नहीं है। इसी तरीके से अगर हम इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं तो इसको यूं लिखा जा सकता है, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको यूं लिखा जा सकता है, डाइवर्जेंस ऑफ डी को। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ये वही एग्जांपल है, ये डी जो है डी की वही वैल्यू जो इससे पहले भी हमने देखी है। यहाँ पे हमें कह रहा है डाइवर्जेंस ऑफ डी फाइंड करें। इससे पहले हमने एक वॉल्यूम के अंदर चार्ज की वैल्यू फाइंड की थी जिसमें डी की ये वैल्यू थी। यहाँ पे डी की वही वैल्यू है, लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ डी हमने फाइंड करनी है। तो डाइवर्जेंस ऑफ डी हमें पता है
कि ये चूंकि बराबर होती है पार्शियल डी एक्स बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल डी वाई बाय पार्शियल वाई और पार्शियल डी जी बाय पार्शियल जी। तो ये चीजें हम जो फाइंड कर लेते हैं, पार्शियल डी एक्स बाय पार्शियल एक्स करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, पार्शियल डी वाई बाय पार्शियल वाई करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, और पार्शियल डी जी बाय पार्शियल जी इसके बराबर आ जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे आपस में और 2 हमारे पास रह जाएगा। द वैल्यू इज द कांस्टेंट 2 रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। यहाँ पे देखें, चूंकि डी की यूनिट्स कूलम पर मीटर स्क्वायर हैं, डी की यूनिट्स या ये डी एक्स फॉर एग्जाम्पल आप ये वाली टर्म अगर ले लें तो डी एक्स की यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर हैं। जब इसको पार्शियल एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे तो एक्स की यूनिट मीटर की आ जाएगी, तो ये डाइवर्जेंस की जो यूनिट है वो कूलम पर मीटर क्यूब की आ जाएगी। तो डी डी की जो यूनिट्स हैं वो कूलम पर मीटर क्यूब की यूनिट्स होंगी, और हमें पता है कूलम पर मीटर क्यूब यूनिट जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की होती है। इसका मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ डी की और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का आपस में क्लोज रिलेशन है। ये अभी हम इसको देखते हैं। ये देखिए, ये हमने देखा, ये बेसिकली हमारे पास डिव डी है, डाइवर्जेंस ऑफ डी, और ये हमने रिलेशन वही जो शुरू में देखा था, दैट इज इक्वल टू रो वी। और ये चीज क्योंकि डिव डी के बराबर है तो डिव डी इसका मतलब है रो वी के बराबर होगी। तो ये चीज जो है हमारे पास डिव डी इज इक्वल टू रो वी, ये बेसिकली मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है। This is the first of Maxwell's 4 equations as they apply to electrostatics and steady magnetic fields, and it states that the electric flux per unit volume leaving a vanishingly small volume। देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ डी की चूंकि डेफिनेशन आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम लीविंग ए वैनिशिंगली स्मॉल वॉल्यूम इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देयर। तो ये इसकी डेफिनेशन है इसकी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन की, और इसी से मिलती जुलती क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो गाज ने भी दी थी, और गाज ने ये कहा था कि Q इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल D डॉट ds। ये उसी को आगे लेके चले हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, और ये बेसिकली कहता है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। और इसी को हमने जब डेल्टा V से डिवाइड किया, डेल्टा V से जब डिवाइड किया और डेल्टा V अप्रोच टू 0 हुआ तो हमारे पास ये रिलेशन आया जो कि मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है। तो कहता है कि ये जो इक्वेशन है मैक्सवेल की, इसको पॉइंट फॉर्म ऑफ गाजीज लॉ भी कहते हैं। गाजीज लॉ रिलेट्स द फ्लक्स लीविंग एनी क्लोज सरफेस टू द चार्ज एनक्लोज्ड, एंड मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन मेक्स एन आइडेंटिकल स्टेटमेंट ऑन ए पर यूनिट वॉल्यूम बेसिस। ये पर यूनिट वॉल्यूम बेसिस के ऊपर उसने जो है इसको डिफाइन किया फॉर ए वैनिशिंगली स्मॉल वॉल्यूम। तो ये बेसिकली मैक्सवेल की जो है वो फर्स्ट इक्वेशन है। हम इसकी एक एप्लीकेशन देख सकते हैं, एक कि कैसे हम इसको डाइवर्जेंस ऑफ डी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज हो जो कि सफियर के सेंटर के ऊपर मौजूद हो, हमें पता है कि अगर पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से जो रेडिएशन है वो स्फेरिकल ही होती हैं, और वो हमें पता है कि जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू है वो Q/4πr² AR के बराबर होती है, क्योंकि इसमें ए थीटा और ए फाई यूनिट वेक्टर जो है मौजूद नहीं होते। यानी कि डी इन जनरल तो बराबर होता है DR/AR यूनिट वेक्टर प्लस डी थीटा ए थीटा यूनिट वेक्टर प्लस डी फाई ए फाई यूनिट वेक्टर के। जबकि इस केस में पॉइंट चार्ज के केस में जो डी फाई कंपोनेंट और डी थीटा और डी फाई कंपोनेंट मौजूद नहीं होते, सिर्फ DR कंपोनेंट मौजूद होता है, जो कि इस केस में DR Q/4πr² के बराबर है। तो अगर डाइवर्जेंस की ये वैल्यू हो, इसके ऊपर हम फ्लक्स डेंसिटी की ये वैल्यू हो, इसके ऊपर अगर हम डाइवर्जेंस अप्लाई करें, डाइवर्जेंस ऑफ डी, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में डाइवर्जेंस इसके बराबर होती है, क्योंकि डी थीटा और डी फाई मौजूद नहीं है, इसलिए सिर्फ पहली टर्म हमारे पास बच जाती है ये वाली। तो डिव डी इज 1/r², और चूंकि ये अब हमारे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r है सिर्फ, इसलिए हम इसको कंप्लीट डेरिवेटिव लिख सकते हैं पार्शियल की बजाय। तो ये हमारे पास आ जाएगा d/dr r² का Q/4πr², r² से कट जाएगा, और ये चूंकि कांस्टेंट चीज बचेगी Q/4π, तो d/dr 0 के बराबर होगा। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त 0 होगा जब ये r 0 के बराबर ना हो, क्योंकि ये r अगर 0 के बराबर होगा तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। This is equal to 0 if r is not equal to 0, which shows that volume charge density is equal to 0 everywhere except at the origin, और origin के ऊपर ये इनफाइनाइट होगी।
क्योंकि जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगी। ऑरिजिन के ऊपर इनफाइनाइट है, ऑरिजिन के अलावा यहीं पे भी ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो 0 होगी, चूंकि हमने पॉइंट चार्ज लिया था जो कि ऑरिजिन के ऊपर मौजूद है, तो इसलिए सिर्फ ऑरिजिन के ऊपर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मौजूद है जो कि इनफाइनाइट है। इसके अलावा हर पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो 0 होगी। कहता है डाइवर्जेंस थ्योरम जो है ये इज नॉट लिमिटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, जो भी हमने चीज देखी कि सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि डिव डी जो है वो ये एग्जिस्ट करता है, बल्कि डिव ऑफ एनी वेक्टर फील्ड जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। और ये हम शायद अगले चैप्टर्स के अंदर जो है उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।